All right, welcome everyone to Samved AI chapters. This is the beginning of our very first session today, technical part of it, which is what is AI really, right? So हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं लेवल 100 सीरीज से नो प्री रिक्विजिट्स। तो मैं अगेन जस्ट टू रिकॉल मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आप लोगों को। आई लास्ट की क्वेश्चन मेरे साथ हैं वेद भाई। Ved bhai, to get started with the very scratch, very basic, जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा इज व्हाट इज एआई। एआई क्या होता है, हमें समझाओ। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल भाई। देखिए, इंटेलिजेंस सीधा सा मतलब है एआई। अगर आप जानने की कोशिश करें इंटेलिजेंस, इंसान विकसित हुआ ओरेंगुटैन से, हमारे पूर्वज रहे। हम कहते हैं बंदर हमारे पूर्वज रहे, हम होमोसेपियंस हैं। तो इंसानों के अंदर इंटेलिजेंस कैसे आई, अगर आप इस चीज को देखें सबसे पहले तो जानते हैं कि बायोलॉजिकल क्रीचर्स के अंदर इंटेलिजेंस कैसे आई। अब जितने भी जीव, जितने भी प्राणी इस प्रकृति, इस धरती पे हैं, उन सबके अंदर इंटेलिजेंस है किसी लेवल तक। इंसान के अंदर थोड़ी ज्यादा है, right? हम हमारे अंदर इंटेलिजेंस ज्यादा इसलिए है क्योंकि इंसानों ने भाषा का इजाद करा, और भाषा ने सारी चीज चेंज करके रख दी। जब हमने कम्युनिकेट करना चालू करा, हम एक इंसान दूसरे इंसान से कम्युनिकेट कर सकता है, और उसके लिए हमें भाषा चाहिए, और उस भाषा से ज्ञान का आदान प्रदान बढ़ा। लोगों ने अपनी विचारधारा, अपनी सोच दूसरे को बताई, दूसरे ने तीसरे को बताई, और उस तरह से मिलियंस ऑफ इयर्स में इंसानों के अंदर इंटेलिजेंस डेवलप हुआ। उसी तरह से कहते हैं कि अगर इंसानों में ये इंटेलिजेंस नहीं होता तो नेक्स्ट क्लोजेस्ट इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस स्पीशीज जो माने जाते हैं वो एलिफेंट्स, हाथी माने जाते हैं। मतलब उनका उनका भी जो ब्रेन का स्तर है, उनका जो इंटेलिजेंस है, वो नेक्स्ट टू ह्यूमंस के लेवल पे है। अब इंसान, देखिए, फिजिकली उतना स्ट्रांग नहीं है। आप अगर एक किसी जंगली जानवर शेर के सामने खड़े हो जाएं तो हम फिजिकली कहीं स्टैंड ही नहीं करते लेके। पर फिर भी इंसान पूरी धरती के ऊपर रूल कर रहा है। उसका एक ही कारण है, वो है इंटेलिजेंस। अब थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड आते हैं इस चीज को लेके। इंसान ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हमने बहुत विकसित करी चीजें लेके। पिछले 100 साल में हमने बहुत सारी चीजें जानी। पिछले 100 साल में जो मेजर इन्वेंशंस, अगर मैं हिस्ट्री में थोड़ा सा जाऊं और जहां तक मेरी जानकारी जाती है भाई, इतिहास के अंदर जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट चीजें इंसान ने करी, एक तो थियरी ऑफ रिलेटिविटी, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर का इजाद। तो जितना भी हम मॉडर्न विज्ञान आज की डेट में जानते हैं, वो पिछले 100 साल में विकसित हुआ है। 100 से 150 साल आप मान लीजिए। और ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर का एक बहुत ही ज़्यादा महत्व रहा है उसके अंदर। जो भी हम आज की डेट में तकनीक जानते हैं, आप उसको क्रेडिट कर सकते हैं कहीं ना कहीं ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर से। तो हमने एनर्जी, मास, स्पीड ऑफ लाइट के बारे में जाना, और उससे फिर उस इक्वेशन से बहुत सारी इक्वेशंस हमने डिराइव करी लेके। ऐसे ही करते करते इंसान के अंदर जिज्ञासा पैदा हुई, उसके इंटेलिजेंस में जिज्ञासा आई, और उस जिज्ञासा ने इस सवाल को जन्म दिया कि ये इंटेलिजेंस जो है, क्या सिर्फ इंसानों तक ही सीमित रह सकती है, या हम इस इंटेलिजेंस को मशीनों में भी डाल सकते हैं। अब आज से 70 80 90 साल पहले मशीनें जो हुआ करती थी वो मैकेनिकल हुआ करती थी। उस उनमें इलेक्ट्रॉनिक चिप्स वगैरह नहीं हुआ करते थे। तो मैकेनिकल चीज़ों के अंदर इंटेलिजेंस डालना पॉसिबल नहीं था। इंटेलिजेंस एक किसी भी मशीन के अंदर डालने के लिए आपको एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन चाहिए, जो कि कुछ कंप्यूट कर सके। कुछ कंप्यूट मतलब इफ एल्स लॉजिक का कोड के रूप में एक कंप्यूटेशन कर सके। आप देखें, हमारे अंदर जो इंटेलिजेंस है, इंसानों के अंदर जो इंटेलिजेंस है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इफ एल्स लॉजिक के ऊपर टिका हुआ है। पूरी जिंदगी हमारी एक इफ एल्स लॉजिक के ऊपर टिकी है। अगर ये हुआ तो मैं ये करूंगा। कल मुझे ऑफिस जाना है, तो मुझे सुबह 6 बजे उठना है। मुझे भूख लगी है,
तो मुझे खाना खाना है, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। तो इफ एल्स लॉजिक के ऊपर हमारी जिंदगी चलती है। मेरा इंक्रीमेंट होगा तो मैं गाड़ी खरीदूंगा, तो इफ दिस हैपन्स देन आई विल डू दैट। तो उस तरह के इफ एल्स लॉजिक को कंप्यूट करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स की जरूरत थी, मैकेनिकल चीजों में नहीं हुआ करता था। अब थोड़ा सा और फास्ट फॉरवर्ड आते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर कह लीजिए, उसके दौरान हमने थोड़ी और तरक्की करी, इंसान ने बहुत तरक्की करी, गणित के फील्ड में भी हमने बहुत तरक्की करी, बहुत बुद्धि विलास करा हमने। तो एक मैथमेटिशियन, ब्रिटिश मैथमेटिशियन हुआ करते थे, आपने नाम सुना होगा उनका, सर एलन ट्यूरिंग। द्वितीय विश्व युद्ध कहते हैं कि एडोल्फ हिटलर के हारने के पीछे, जर्मनी का जो डिक्टेटर थे एडोल्फ हिटलर, उनके हार के पीछे, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसलिए हारे, उसका एक मेजर हिस्सा आप एक्रेडिटेड करते हैं उन मैथमेटिशियन एलन ट्यूरिंग को भी, जिन्होंने ट्यूरिंग मशीन का इजाद करा, जो कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ मशीन हुआ करती थी, विच इज सेमी मैकेनिकल, सेमी इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन, जिसके थ्रू कि जर्मन आर्मीज जो एनिग्मा कोड्स भेजा करते थे, उनको एलाइड फोर्सेस जो हैं वो डिसाइफर करके पहले ही जान लिया करते थे कि जर्मन फोर्सेस कहाँ पे अटैक करने वाले हैं। तो वो जो आपका ट्यूरिंग मशीन था, दैट वाज द फर्स्ट इम्प्रिंट ऑफ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन विच ह्यूमन नोज। हालांकि इतिहास में एक और कंप्यूटर साइंटिस्ट हुए, आईबीएम में वो काम करा करते थे, उनका नाम सर आर्थर सैम्यूल था, जिन्होंने इस टर्मिनोलॉजी को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की टर्मिनोलॉजी को सबसे पहले कॉइन करा। वो फादर माने जाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, क्योंकि उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग टर्मिनोलॉजी को कॉइन करा। हालांकि कई इतिहास की किताबों में, लिटरेचर्स में आप देखेंगे कि सर एलन ट्यूरिंग को माना जाता है कि वहां से इस चीज की शुरुआत हुई। तो हमारी जिज्ञासा हमेशा से ये रही कि हम इंटेलिजेंस जो है वो अपने तक ही ना सीमित रखे, उस इंटेलिजेंस का कुछ एक हिस्सा मशीनों को दे पाएं, ताकि जो काम इंसान करते हैं वो काम कुछ हद तक मशीनें कर पाएं। क्योंकि मशीनों के पास ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है, वो थकती नहीं है, वो सोती नहीं है। आपको उनको बंद करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप 24 घंटे, 48 घंटे, 3 दिन 4 दिन तक एक सर्वर को, एक मशीन को रन करते रहिए, वो अपना काम करता रहेगा। राइट। तो वहां से इन चीज़ों की शुरुआत हुई। और एक बहुत ही बेसिक टर्म में अगर मैं कहूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक वो फील्ड ऑफ स्टडी है जहाँ पे कि हम मशीन्स को इंटेलिजेंस देने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे कि वो सोच सकें, बुद्धि विलास कर सकें, और उसके साथ साथ एक्शंस भी ले सकें। उदाहरण के रूप पे, हम उस तरह के एक एआई सिस्टम्स बनाने की कोशिश करते हैं जहां पे कि आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स खरीद पाएं और बेच पाएं, बिना किसी ह्यूमन के इंटरवेंशन के बीच में। हम उस तरह के एआई सिस्टम्स बनाने की कोशिश करते हैं जहां पे कि आप एक हॉस्पिटल में गए, आपका ऑटोमेटिक स्क्रीनिंग हो गया, आपका टेम्परेचर, बॉडी मास, हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर लिया गया, और आपको एक ऊपरी स्तर पे ये बता दिया गया कि आप बीमार हैं या नहीं हैं। तो कुछ हद तक हम ऑटोमेशन करने की कोशिश कर रहे हैं एआई के रूप में। वाह, ये तो बहुत पुराना है। मुझे लगा था कि एआई नया होगा, लेकिन आपने बताया कि ये इतना पुराना है। एंड मैं पूछने ही वाला था कि क्या डे टू डे यूज केसेस हो सकते हैं, बट मुझे लगता है आप सामने ही दिखा रहे हैं। हम भाई, आप भी नेटफ्लिक्स डेली देख, डेली नहीं मतलब मेरे ख्याल से वीकेंड्स के आसपास आप भी नेटफ्लिक्स देखते होंगे, व्हाट्सएप पे मैसेजेस टाइप करते होंगे। गाड़ी चलाने में हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गूगल मैप्स का भी यूज़ करते हैं लेके। तो अगर आप ये सारी तकनीकें यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी भी जो है वो एआई से जुड़ी हुई है। एआई कोई फ्यूचरिस्टिक चीज नहीं है। एआई अभी हो रहा है, हमारे जीवन काल में, हमारे समकाल में एआई के आपको इम्प्रिंट्स दिख रहे हैं। हर कोई जाने अनजाने में एआई का यूज कर रहा है। एक हमें अपने विचारधारा में, अपनी सोच में एक थोड़ा सा बदलाव लाने की जरूरत है कि हम एआई को किस नजरिए से देखते हैं। आप
अगर एक विचारधारा अपनी सोच में थोड़ा सा बदलाव लाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एआई हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। आप जब भी अपने मोबाइल पे अमेजोन ऐप ओपन करते हैं या फ्लिपकार्ट ओपन करते हैं, आपके पास रिकमेंडेशंस आ जाते हैं कि आप ये चीज़ खरीद सकते हैं, आप वो चीज़ खरीद सकते हैं। आप नेटफ्लिक्स या अमेजोन प्राइम ओपन करते हैं, आपके पास रिकमेंडेशन आते हैं कि आपने जो पहले देखा है उसके बेसिस पे आप ये हॉरर मूवी देख सकते हैं, ये साइंस फिक्शन मूवी देख सकते हैं। मेरे को बहुत रिकमेंडेशंस आते हैं साइंस फिक्शन मूवीज़ के, क्योंकि मैं ज़्यादातर उस तरह की मूवीज़ देखता रहता हूँ। तो ये रिकमेंडे कौन रिकमेंड कर रहा है आपको, ये रिकमेंडेशंस आपको कहाँ से आ रहे हैं? इसके पीछे एक एआई सिस्टम है जो कि आपके बारे में जानता है, आपकी प्रेफरेंसेस के बारे में जानता है, आप किस समय पे क्या सर्च करते हैं, क्या सोचते हैं, वो सब जानता है। और उसके बेसिस पे वो आपको रिकमेंडेशन देता है। हम्म। तो फिर सम भाई, हम सबकी जिंदगी कहीं ना कहीं एआई से किसी ना किसी तरीके से उसके तार आपके जुड़े हुए हैं। आप कोई सवाल पूछ रहे थे? हाँ, मैं आपकी बात से पूरी तरह एग्री करता हूँ। जाने अनजाने हम हर जगह एआई यूज कर रहे हैं। मगर टिपिकली कुछ टर्मिनोलॉजीज जो स्टार्ट करते हैं लोग पढ़ना, तो एआई और मशीन लर्निंग, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, एंड आज की डेट में जनरेटिव एआई भी है। तो ये टर्मिनोलॉजीज बड़ी एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती हुई नजर आती है। इनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं? कुड यू प्लीज क्लैरिफाई ऑन दैट? बिल्कुल संभाई, और बहुत ही अ, महत्वपूर्ण सवाल आपने यहाँ पे प्रस्तुत करा है लेके। ये कुछ एक टर्म्स हैं जिनके बारे में समानताएं और इनके बीच में डिफरेंसेस जानना उतना ही अनिवार्य है। एक चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा सा उस चीज़ के ऊपर रोशनी डालना चाहूँगा। हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो सबसे पहले डिफरेंसेस देखने की कोशिश करता है। हम हर चीज़ में वर्सेस लगा देते हैं, दिस वर्सेस दैट, राइट? इसके और उसके बीच में क्या फर्क है? हमारा ब्रेन उस तरह से प्रोग्राम्ड है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे हमारा एवोल्यूशन हुआ। तो शायद कहीं ना कहीं हमारा जो ब्रेन है, आप, मैं इसके बारे में कई सोचता हूँ कभी, या कुछ शोध पेपर्स पढ़ता हूँ, मैंने रिसर्च पेपर्स पढ़ता हूँ, तो मुझे ये चीज़ इसलिए थोड़ा सा और जिज्ञासा पैदा करती है। आज से जब हम आदि मानव के रूप में हुआ करते थे, तो मैं कहीं पढ़ रहा था इसके बारे में, उस टाइम पे जो आपका ब्रेन का विकास हो रहा था आज से कुछ हजार साल पहले, आप मान लीजिए ढाई तीन शायद 4,000 5,000 साल पहले के आसपास, तो जो हम इंसानों का विकास हो रहा था उस टाइम पे हम जंगलों में रहा करते थे। और हमारा जैसे जैसे विकास हुआ तो जो ब्रेन है आपका, वो एक सर्वाइवल ब्रेन हुआ करता था। मतलब उसको ये पता करना होता था कि ये चीज करने से मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा। तो उस तरह से हमारी कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज जो हैं वो इस तरह से डेवलप हुई कि हमारा जो ब्रेन का विकास हुआ, जो वो विकसित हुआ, उसको हम सर्वाइवल ब्रेन कहते हैं। वो आपको जिंदा रखने के लिए महत्वपूर्ण था। और उसके इम्प्रिंट्स हम अभी भी कहीं ना कहीं देखते हैं। और उस सर्वाइवल ब्रेन की वजह से ही हम जो सबसे पहली चीज देखते हैं वो डिफरेंसेस देखते हैं कि ये जहरीला फल हो सकता है, मैं इसे खाऊं या नहीं खाऊं। ये पौष्टिक फल है, मैं इसे खाऊं या नहीं खाऊं। तो डिफरेंसेस हम देखते हैं। हालांकि डिफरेंसेस देखने के साथ साथ हमें थोड़ा सा समानताएं और सिमिलैरिटीज भी देखनी चाहिए। अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं। मशीन लर्निंग, एआई, डीप लर्निंग, जनरेटिव एआई, इनमें क्या समानता है और क्या डिफरेंसेस होते हैं? तो देखिए, एक जो पूरा सेट है, पूरा यूनिवर्स है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है, जिसमें सारी तकनीकें आ जाती हैं जिसके थ्रू कि हम मशीनों को इंटेलिजेंस दे सकते हैं। इसमें आप कोड भी लिख सकते हैं, इसमें आप एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं, इसमें आप किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स को इंटेलिजेंस देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना एक्शंस ले पाए। अब कोड का यहाँ पे क्या एक ड्रॉबैक रहा कि अगर आप कोड लिखते हैं, कोड मतलब आप इफ एल्स लॉजिक या स्विच केस स्टेटमेंट लिख रहे हैं,
अब डेवलपमेंट फील्ड से आते हुए आप भी शायद संभाई आप इस चीज को मानेंगे कि डेवलपर्स का एक पहला रूल रहता है कि जो आपने कोड लिख दिया, जब तक कि वो कोड चल रहा है हम उसको चलाएंगे। आप मान लीजिए कि आपने 3,000 लाइन का एक कोड लिखा है किसी भी लैंग्वेज में, सी में, सी प्लस प्लस में, पाइथन में। आप उस कोड को टच नहीं करना चाहेंगे। राइट? उस जमाने में जब कोई एआई होता था, आपने नोटपैड में कोड लिखा हुआ है, तो आप खुद सोचिए, आप वो 3,000 लाइन का कोड टच करना चाहेंगे? उसमें कोई चीज बदलाव चेंज करना चाहेंगे? आप डरेंगे। बिल्कुल, अगर ये काम कर रहा है तो इसको करने दो, छेड़ो बिल्कुल मत। बिल्कुल। टिपिकली ये सोच रहती है। डेवलपर्स की यही सोच रहती है। डेवलपर्स की क्यों, आप देखिए, हर इंसान की यही सोच रहती है कि मैं इस मुकाम पे पहुंच गया, जब तक मैं बना हूं मैं बना रहूं। तो डेवलपर्स का मैंने एग्जांपल दिया क्योंकि हमारी सीरीज डेवलपर के ऊपर है, डेवलपमेंट ऑफ जनरेटिव एआई बेसिकली। बट ये आप चीज देखेंगे, ये हर इंसान के ऊपर लागू होती है। तो फिर मशीन लर्निंग की फ्रेटर्निटी के जो लोग हैं उन्होंने क्या सोचा, एआई की फ्रेटर्निटी के लोग उन्हें क्या सोचा कि इफ एल्स लॉजिक की जगह क्यों ना हम एल्गोरिथम्स का विकास करें। वो एल्गोरिथम्स जिसको कि हम डेटा दें और वो एल्गोरिथम अपने आप कुछ पैटर्न समझ पाए। यहां से शुरुआत हुई आपकी मशीन लर्निंग की। और जो हम ट्यूरिंग मशीन की बात कर रहे थे, वो वन ऑफ द फर्स्ट मशीन्स थी जिसने मशीन लर्निंग को यूज करते हुए पैटर्न एनालिसिस करा। तो अंडर द हुड्स मशीन लर्निंग इज नथिंग बट अ पैटर्न एनालिसिस। और वो पैटर्न्स आप किस चीज के ऊपर, हाउ यू आर लर्निंग दैट पैटर्न्स इज ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। तो आपने एक टर्म सुना होगा जो कि हम कहते हैं मॉडल। मॉडल आपका सिंपली डेटा प्लस एल्गोरिथम। जब एल्गोरिथम्स ने डेटा को देखा और उस डेटा पे कुछ पैटर्न्स को उसने पकड़ लिया, उसने जान लिया, उस चीज को हम एक मॉडल कहते हैं, जिसका कि नाम मशीन लर्निंग मॉडल्स भी होता है। तो एल्गोरिथम अंडर द हुड्स पूरा गणित के ऊपर बेस्ड है। मुझे कई बार ये सवाल आता है कि मुझे ये बताइए कि मुझे गणित, मैथमेटिक्स जानना ज़रूरी है कि अगर मैं मशीन लर्निंग की फील्ड में उतरना चाहता हूं तो। मैं अपने श्रोताओं को इसका जवाब ये देता हूं कि अगर आप एल्गोरिथम बना रहे हैं खुद, तो आपको बिल्कुल मैथमेटिक्स आना चाहिए। पर मशीन लर्निंग में और भी बहुत सारी फील्ड होते हैं। आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हैं जो कि मशीन लर्निंग के मॉडल को अपने फ्रंट एंड एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो आपको उस लेवल तक का गणित, डाइव डीप लेवल तक का गणित आने की ज़रूरत नहीं है। आप उस फील्ड में काम कर रहे हैं जहाँ पे कि आप मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट को डेटा मुहैया कराना चाहते हैं, हाई क्वालिटी डेटा। आपको गणित उस स्तर तक आने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, आपको थोड़ा गणित आना चाहिए मशीन लर्निंग की फील्ड में उतरने के लिए। थोड़ा प्रोबेबिलिटी, थोड़ा सा आपको कॉम्बिनेटोरिक्स, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस, थोड़ा सेट थियरी, थोड़ा मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, हाई लेवल तक का आना अच्छा है, पर अनिवार्य बिल्कुल नहीं है। मशीन लर्निंग के बाद एक और फील्ड ऑफ स्टडी आता है, डीप लर्निंग, विच इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग ओनली। डीप लर्निंग भी एल्गोरिथम्स के ऊपर ही बेस्ड होता है, बट यहाँ पे हम एक स्पेशल तरह के एल्गोरिथम्स का यूज करते हैं जिनका नाम है न्यूरल नेटवर्क। ये न्यूरल नेटवर्क कुछ हद तक समानताएं रखता है जैसा कि हमारा ब्रेन सोचता है। हमारे ब्रेन में कई सारे न्यूरॉन्स और डेंड्राइट्स होते हैं। और आपने अगर एक शोध पढ़ी हो संभाई, जब इंसान का दिमाग सोचता है वो कुछ ऊर्जा प्रोड्यूस करता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। मैं एग्जैक्ट आवर्स भूल रहा हूँ उस चीज के, बट कुछ घंटों तक अगर आपका दिमाग एक्टिव मोड में रहता है और आप कुछ सोच रहे हैं, तो वो उतनी ऊर्जा प्रोड्यूस कर सकता है जिसके थ्रू कि आप एक 5 वॉट का बल्ब कुछ देर तक आप जला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रिक रिएक्शंस भी हो रहा है, क्योंकि आपके ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स और डेंड्राइट्स हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं। उसको आप न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। तो उसी चीज को यूज करते हुए एक नई तरह की मोर एडवांस्ड सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम्स का इजाद हुआ, जिनको हम बोलते हैं न्यूरल नेटवर्क्स, जो कि डीप लर्निंग में यूज होती हैं। यहाँ से आपने इमेज एनालिसिस, ऑडियो एनालिसिस,
कि एक इमेज के अंदर अगर एक गाड़ी है या नहीं है, कौन सी गाड़ी है, एसयूवी है, एमयूवी है, वो सारी चीजें हम न्यूरल नेटवर्क एल्गोरिथम्स के थ्रू कर सकते हैं। उसका एक सबसेट आता है आपका जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई वो फील्ड ऑफ स्टडी होता है जहां पे कि आप न्यू कंटेंट डेवलप कर रहे हैं। नया टेक्स्ट हो गया, नया इमेजेस हो गया, नई ऑडियो हो गई, नई वीडियो हो गई। टिपिकली यही चार चीजें आप जनरेट करते हैं, टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो और वीडियो, और इसीलिए इसका नाम होता है जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई कंप्लीटली बेस्ड होता है न्यूरल नेटवर्क्स पे। यहाँ पे एक और एडवांस्ड लेवल ऑफ न्यूरल नेटवर्क यूज में आता है जिसका नाम होता है ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। ये भी एक तरह का न्यूरल नेटवर्क है। आगे हम थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे, ज़्यादा डीप डाइव में नहीं जाएंगे। मैथमेटिक्स और गणित का सेशन नहीं है ये, तो हम गणित से रिफ्रेन करते हुए एक हाई लेवल पे जानेंगे कि एक ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर्स क्या होते हैं। बट अभी के लिए आपके सवाल का जवाब देते हुए, ये आपका एआई फैमिली ट्री है, और ये समानताएं और ये डिफरेंसेस हैं आपके एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और जनरेटिव एआई में। थैंक यू वेद भाई, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। तो ये बेसिकली आर्टिफिशियल के अंदर सबसेट मशीन लर्निंग, फिर डीप लर्निंग जो कि न्यूरल नेटवर्क यूज करता है, एंड देन वी हैव जनरेटिव एआई जो सबसेट हो जाता है फर्दर फॉर द डीप लर्निंग विच इज यूजिंग ट्रांसफॉर्मर। चैट जीपीटी कहाँ फिट होता है इस केस में? आई थिंक जनरेटिव एआई सेक्शंस में फिट होगा। बिल्कुल संभाई। जनरेटिव एआई जो फील्ड ऑफ स्टडी है आपका, या इसका आप मान लीजिए कि आगाज कब से हुआ। जनरेटिव एआई को अगर मैं एक टाइमलाइन में बांटने की कोशिश करूं और आपको टाइमलाइन में बताऊं, तो नवंबर ऑफ 2022 वो साल था जब ओपन एआई ने चैट जीपीटी रिलीज करा, इनिशियल वर्जन ऑफ चैट जीपीटी। इस साल से पहले, राइट, मतलब आप मान लीजिए जब पेंडेमिक कोविड भी नहीं आया था, सॉरी, कोविड के बाद, तो उससे पहले का जितना भी एरा है वो ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग कहलाता है। और ओपन एआई ने जब चैट जीपीटी रिलीज करा, इसके बाद का जो भी समय है अभी तक, उसको हम जेन एआई एरा और अब एजेंटिक एआई एरा भी कह सकते हैं। और इसीलिए मैं आपको कह रहा था पहले कि हम उस इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे हैं। हमारी जनरेशन, मैं अर्ली 1980s में मेरा जन्म हुआ था, तो हम अभी सेम ही एज के होंगे संभाई। तो हम उस एज के लोग हैं जिन्होंने एनालॉग एरा से लेके डिजिटल एरा, और डिजिटल एरा से लेके मशीन लर्निंग, और अब जनरेटिव एआई एरा भी देख रहे हैं। तो हमने वो ट्रांजिशन देखा है जब कैथोड रे ट्यूब्स वाले टीवी हुआ करते थे, और अब आप मोबाइल में अपनी पूरी सीरीज और मूवीज भी देख सकते हैं। वेद भाई, मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे यहाँ पे। हम बोलते हैं जनरेटिव एआई हमारे लिए नया कंटेंट क्रिएट करता है, बट क्या ये एक्चुअली न्यू है या एग्जिस्टिंग डेटा का रिमिक्स है, या कंप्लीटली नया क्रिएट करता है ये हमारे लिए? अ, बहुत ही बेहतरीन सवाल आपने प्रस्तुत करा है इधर संभाई। देखिए, इसका जवाब जो है वो थोड़ा सा तकनीकी हो, मैं जाना चाहूंगा, और तकनीक के रूप में इसको आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा इसके जवाब को। देखिए, जब हम नया डेटा जनरेट करने की बात करते हैं, हम कुछ भी नया तब तक नहीं क्रिएट कर सकते जब तक कि आपके पास कुछ बेस हो। टू हैव समथिंग, यू कैन नॉट हैव समथिंग फ्रॉम नथिंग। दैट्स अ सेइंग, यू कैन नॉट हैव समथिंग फ्रॉम नथिंग। टू हैव समथिंग यू नीड टू हैव समथिंग। कुछ होने के लिए कुछ होने की जरूरत है। कुछ ना होने से आप कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकते। वो समथिंग क्या है? वो है डेटा। तो जो जेन एआई के मॉडल्स हैं, वो डेटा के ऊपर ट्रेन हुए हैं, और उन्होंने इस डेटा के पैटर्न को देखा है, और इस डेटा के पैटर्न को बहुत क्लोजली देखा है।
तो जो भी वो नया जनरेट करते हैं वो इस डेटा के ऊपर जनरेट करते हैं। जनरेट वो नया कर रहे हैं, वो टेक्स्ट नया जनरेट कर रहे हैं। अब उदाहरण के रूप में मान लीजिए, मैं एक जेन एआई के चैट जीपीटी के मॉडल को कहता हूं कि मेरे लिए एक शॉर्ट मूवी की स्टोरी लिख दो। अब वो स्टोरी कहाँ से लिखेगा? उसने इंटरनेट पे जितनी भी स्टोरियां अवेलेबल हैं, ब्रिटानिका पे, विकिपीडिया पे, क्योरा पे, जो भी ओपन सोर्सेस हैं, उनमें जितनी भी स्टोरीज अवेलेबल हैं, उन सारी स्टोरीज के पैटर्न को देखा है। आप उसको कहेंगे कि मेरे लिए एक शॉर्ट मूवी की स्टोरी लिख दो, तो वो उन सारी स्टोरीज का एक मिक्सचर करेगा, उन सारे का सार निकालेगा, उन सब के सबका सार निकाल के एक क्रिएटिव रूप में एक नई स्टोरी आपको लिख के दे देगा, जिसमें थोड़ा सा कंटेंट आपका कहीं किसी एक स्टोरी का होगा जो उसने पढ़ी होगी, जो कि एक हॉरर मूवी की होगी, एक रोमांटिक मूवी की होगी, एक साइंस फिक्शन मूवी की होगी। और उसमें से वो अपना क्रिएटिव प्रोबेबिलिस्टिक आउटपुट निकाल के एक नया डेटा आपके लिए जनरेट कर देगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो कुछ जिससे और कुछ बना है, जनरेटिव एआई के लिए वो है डेटा। और इसीलिए डेटा और ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर, जो कि एक एल्गोरिथम ही हुआ, डेटा प्लस ट्रांसफॉर्मर इज इक्वल टू फाउंडेशन मॉडल। जनरेटिव एआई की दुनिया में उन मॉडल्स को जो हम नाम देते हैं वो कहलाता है फाउंडेशन मॉडल। उम्मीद करता हूं आपको अपने सवाल का जवाब मिला होगा। थैंक यू वेद भाई, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। तो मेरा एक आगे का क्वेश्चन है। तो जो मॉडल हम मशीन लर्निंग में मॉडल्स बनाते हैं, एल्गोरिदम जो ट्रेनिंग होती है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, दैट गिव्स अस ए मॉडल, बट सेम पैटर्न को इन द जनरेटिव एआई फील्ड हम फाउंडेशनल मॉडल बोल देते हैं इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट इट। क्या मेरी बिल- अंडरस्टैंडिंग सही है? बिल्कुल सही है आपकी अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू वैलिडेट इस करने के लिए। एरा में उसको हम एमएल मॉडल कहा करते थे, और आज की डेट में हम फाउंडेशन मॉडल्स क्रिएट करते हैं और बनाते हैं और यूज करते हैं। ठीक है। क्या मैं एक क्वेश्चन और पूछ सकता हूँ बिफोर वी प्रोसीड? बिल्कुल। जस्ट टू क्लैरिफाई, मशीन लर्निंग जो होते हैं मॉडल्स वो डेटा से सीखते हैं, जनरेटिव एआई मॉडल्स भी डेटा से सीखते हैं, फिर दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? दोनों एमएल है तो जेन एआई को अलग कैटेगरी में क्यों डाला गया है इन दैट केस? क्या ये ट्रांसफॉर्मर का डिफरेंस है या कुछ और? आप भी बहुत जिज्ञासा वाले ज्ञान पढ़ते हैं मुझे। आपके मन में भी बहुत ज्यादा ही जिज्ञासा है संभाई चीजों को जानने की। मैं इसका जवाब देने की मेरे कोशिश ऊपर कर रहा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं लोगों की, ताकि मैं उनके बिहाफ पे क्वेश्चन पूछ सकूं। हूँ। मैं आपको जवाब देने की कोशिश करता हूँ संभाई इसका। देखिए, मशीन लर्निंग में अम, चलिए इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। इंसान का एक बहुत समय से इंसान को एक इस चीज की तलब रही है कि वो भविष्य को प्रेडिक्ट कर पाए। अभी मानेंगे इस चीज को किसी भी तरीके से कि आने वाले कल में क्या होगा। बिल्कुल। अब आज से 100 150 साल पहले ज्योतिष हुआ करता था, तो आप हाथ दिखाते थे। तोते वाले ज्योतिष भी देखे हैं मैंने, जिसमें तोते के थ्रू आपका कार्ड निकाल के वो आपका भविष्य बताते थे कि आपके पास पैसा आएगा नहीं आएगा। तो वो भी एक विद्या हुआ करती थी जिसको हम ज्योतिष विद्या कहते हैं। मैं उस चीज को गलत नहीं कहता, ज्योतिष विद्या का अपना एक महत्व है। मैं कहने का ये तात्पर्य कोशिश कर रहा हूं कि हम भविष्य जानना चाहते हैं हर किसी तरह से, मतलब हम प्रेडिक्शन करना चाहते हैं। अब उस चीज को आगे आने वाले आज के समय से अगर हम देखने की कोशिश करें और उस चीज को मैप करने की कोशिश करें, हम क्या प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं? हम कल बारिश होगी या नहीं होगी, कल इस शेयर का प्राइस कितना जाएगा, कल मतलब आगे आने वाले समय में एक हफ्ता, 10 दिन, महीना भर, जितना भी है। सोने का भाव कितना जा सकता है आगे आने वाले समय में। अब आप देखेंगे कि ईरान और यूएस इसराइल का युद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से
महंगाई थोड़ी सी बढ़ गई है, पेट्रोल का प्राइस कितना हो सकता है, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो किसी भी तरह से हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आगे आने वाले भविष्य के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसी तकनीक को हमने डेटा के थ्रू जानने की कोशिश करी, उसको हमने कहा मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में आप जनरली जो काम कर रहे हैं वो क्लासिफिकेशन का कर रहे हैं या रिग्रेशन का कर रहे हैं। इसमें आप कोई नया डेटा नहीं जनरेट कर रहे। मशीन लर्निंग में आपने डेटा पे जो पैटर्न्स समझे, उन पैटर्न्स के थ्रू मैं क्लासिफाई कर रहा हूं कि ये जो ईमेल मेरे पास आया है ये फ्रॉड ईमेल है या नहीं है। मैं ये क्लासिफाई कर रहा हूं कि कल पेट्रोल का प्राइस कितना जाएगा, वो आपका रिग्रेशन हो गया। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि ये ये मान लीजिए कि इन चार चीजों में से डेटा के बेस पे मेरा जो इनपुट है वो उन चार क्लासेस में से कौन सी क्लास में लाई करता है। मान लीजिए कि आप एक कंपनी में काम करते हैं, आपसे कोई गलती हो गई और एक सीवीआईटी टिकट रेज हो गई। तो सीवीआईटी 1, सीवीआईटी 2, सीवीआईटी 3 टिकट आपके नाम पे रेज हो गया। वो कौन सी सीवीआईटी लेवल है डिपेंडिंग ऑन कि किस लेवल की गलती हुई है हमसे। ये काम आपका क्लासिफिकेशन हुआ, जहां पे आप न्यूमेरिक वैल्यू प्रेडिक्ट कर रहे हैं, नंबर्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं। सोने का भाव हो गया, चांदी का भाव हो गया, पेट्रोल का प्राइस हो गया, बेस्ड ऑन योर प्रीवियस प्राइसेस। वो रिग्रेशन कहलाता है। तो आप कुछ नया नहीं जनरेट कर रहे, आप क्लासिफाई और रिग्रेशन मॉडल्स बना रहे हैं, जो कि मशीन लर्निंग के अंडर आता है। डीप लर्निंग थोड़ा सा और डीप जाता है। यहाँ पे आप इमेज एनालिसिस और ऑडियो एनालिसिस कर रहे हैं। आपके पास एक इमेज आई और उस इमेज को देखते हुए आप ये एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस इमेज में कोई भी हानिकारक चीज प्रस्तुत है या नहीं है। कि इसमें मान लीजिए इस इमेज के अंदर एक आदमी गन लेके खड़ा है या नहीं खड़ा। वो डीप लर्निंग हो गया आपका। आप ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इमेज के अंदर अगर गाड़ी है तो उस गाड़ी का मेक कौन सा है, बीएमडब्ल्यू है या मर्सिडीज है या ऑडी है या मारुति है या स्कोडा है। वो आपका डीप लर्निंग हो गया। तो डीप लर्निंग में भी आप नया कुछ नहीं जनरेट कर रहे, आप क्लासिफाई और रिग्रेशन मॉडल्स बना रहे हैं। जनरेटिव एआई में आप कुछ नई चीज को क्रिएटिव रूप से प्रोबेबिलिस्टिक तरीके से जनरेट कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। वेरी वेल एक्सप्लेन्ड वेद भाई, थैंक यू वेरी मच। हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सम भाई, आगे बढ़ने से पहले एक ये चीज जानना जरूरी है कि sorry, कि मशीन्स कैसे काम करती हैं, हाउ मशीन्स लर्न। तो जैसे हम पहले जान रहे थे, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। मशीन लर्निंग इस तीन तरीके से हो सकता है। क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन आपका सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में आता है। अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में वो तकनीक आती है जहां पे कि आपके पास कोई सुपरवाइजर नहीं है, आप एल्गोरिथम को सिर्फ डेटा देते हैं और एल्गोरिथम अपने आप पैटर्न्स जानने की कोशिश करता है उस डेटा के ऊपर। उदाहरण के रूप में समझिए, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग वो बच्चा है जो कि स्कूल जाता है और टीचर उसको बताता है कि ये लाल कलर है, ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये रैबिट है। तो कोई सुपरवाइजर है, टीचर है, बच्चे को बताने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सा कलर कैसा है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बच्चा लर्न करता है। वो एक सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग मॉडल हुआ। अब मान लीजिए बच्चा दोस्त कैसे बनाता है। बच्चा दोस्त बनाता है अपनी क्लास के। अगर वो पहली कक्षा में है तो ज्यादातर उसके दोस्त पहली कक्षा में या दूसरी कक्षा में होंगे। वो दोस्त बनाता है अपनी लाइकिंग के हिसाब से कि उसको जो खेल पसंद है दूसरों को भी ये खेल पसंद होना चाहिए। तो ये आपको कोई बताने वाला नहीं है कि आप कैसे दोस्त बनाएं। आप दोस्त बनाते हैं अपने सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के हिसाब से। ये कहलाता है आपका सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, जहां पे आप क्लस्टर्स बनाते हैं।
आपने एक एल्गोरिथम सुना होगा, के मीन्स। तो यहाँ पे कोई टीचर नहीं है, मॉडल। मान लीजिए उदाहरण के रूप पे बच्चा जो है वो अपने आप पैटर्न फाइंड करता है और अपने आप को एक ग्रुप में फिट कर लेता है, और उस तरह से वो अपने दोस्त बना लेता है। एक और तरीके की मशीन लर्निंग होती है जिसको हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग कहते हैं। यहाँ पे आप ट्रायल एंड एरर के रूप में लर्न करते हैं। अब थोड़ा सा और आगे आते हैं, जब आप को और थोड़े जिंदगी के बारे में एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं, तो हम कई बार ठोकर भी खाते हैं, कई बार गिरते हैं, संभलते हैं, फिर चलते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं। तो वो मान लीजिए आप रीइंफोर्समेंट लर्निंग की तरह हुआ। अगर आप कुछ गलत करते हैं तो आपको पीनलाइज करा जाता है। आपने ट्रैफिक लाइट तोड़ दी तो एक पुलिस वाले ने आपका चालान कर दिया, तो वो आपका एरर हो गया। राइट। अगर आप सही ड्राइव कर रहे हैं, हालांकि हमारी पुलिस कभी उसका प्रशंसा नहीं करती, बट उसको करनी चाहिए, तो वो आपका रिवॉर्ड हो गया। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग काम करता है रिवॉर्ड और पेनल्टी के ऊपर। आपने जब सही करा, मॉडल ने सही करा, तो उसको रिवॉर्ड दिया गया, और अगर उसने गलत करा तो उसको एरर दिया गया और उसके पॉइंट्स काट लिए गए। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग का ऑब्जेक्टिव रहता है रिवॉर्ड्स को मैक्सिमाइज करना, और जब रिवॉर्ड्स मैक्सिमाइज हो गए तो मतलब उस मॉडल ने लर्न कर लिया। आप देखेंगे रीइंफोर्समेंट लर्निंग ज्यादातर यूज होता है सेल्फ ड्राइविंग कार्स के अंदर। अगर गाड़ी ने सही चलाया, सेल्फ ड्राइविंग कार ने सही चलाया, और बिना फुटपाथ पे या बिना एक्सीडेंट करे स्पीड ब्रेकर पे ब्रेक मार के अगर वो अपने गंतव्य तक पहुंच गई, अपने डेस्टिनेशन तक गाड़ी पहुंच गई, तो उसको बहुत रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और वो मॉडल आपका रीइंफोर्समेंट मॉडल बन गया, जो कि सेल्फ ड्राइविंग कार में यूज होता है। तो इस तरह से मशीन्स आपका लर्न करती हैं। तो संभाई, हमारी वीडियो जो इस बार की है शायद वो ज़्यादा ही लंबी होती जा रही है। आप कहें तो नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट सीरीज, जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करें, हाँ या अगर आप हाँ, कंटिन्यू करना चाहते हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल, इसका पार्ट 2 बना देंगे। बट बहुत ही अच्छे से आपने डिटेल में हमें सब कुछ समझाया। थैंक यू वेरी मच वेद भाई। बिफोर वी एंड द पार्ट 1 ऑफ दिस, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि रिवॉर्ड और एरर जो पेनल्टी पॉइंट्स हैं, ये क्या डेवलपर डिसाइड करके रखते हैं पहले से, या फिर ये भी खुद डिसाइड होते हैं? देखिए संभाई, अगर डेवलपर ही हर चीज डिसाइड करेगा तो फिर तो वो इफ एल्स लॉजिक हो गया। फिर उसको हम मशीन लर्निंग नहीं कहेंगे ना, फिर तो वो पैटर्न हो गया, फिर तो वो कोड वे हो गया। तो समझ गए। आप जो है ये काम एल्गोरिथम को सौंपते हैं। एल्गोरिथम का काम है पैटर्न एनालाइज करना, आपका काम नहीं है। आपने तो एल्गोरिथम बना दी, अब एल्गोरिथम को लर्न करने दीजिए, आप थोड़ी पैटर्न्स लर्न कर रहे हैं। गॉट इट। राइट। गॉट इट। कूल। थैंक यू वेरी मच वेद भाई, सी यू इन पार्ट 2। बहुत बहुत शुक्रिया संभाई।